एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पर जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि जून मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट पीडीएफ फाइल, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी ऐड है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? यानी कि आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन? ये लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो एसबीआई है वो सही आंसर हो जाएगा। The State Bank of India has launched the Arogyam Healthcare Business Loan to provide enhanced support to the healthcare sector amid the pandemic। यानी कि जो एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हेल्थ केयर सेक्टर को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखना है किस बैंक ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। The Arogyam loan can be availed either as a debt loan to support expansion and modernization or as working capital facilities such as cash credit, bank guarantee, letter of credit। यानी कि जो आरोग्यम ऋण या तो विस्तार या आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए सावधि ऋण के रूप में या नकद ऋण, बैंक गारंटी ऋण पत्र जैसी कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में लिया जा सकता है। कौन सा लोन है ये? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। और इससे जो जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। आप लोगों को जो लैंग्वेज सुटेबल है आप लोग उस लैंग्वेज में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको देती हूँ कंटेंट में, वो आपको जरूर से पढ़ने हैं, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन ये पॉइंट से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को जरूर पढ़िए। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 जुलाई 1955। एसबीआई फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। ये सब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी बैंक के बारे में, ये सब आपको याद रखने हैं। और ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक? यानी कि स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? किस बैंक में? स्विस बैंक में। तो स्विस बैंक में जो जमा धन है उसमें हमारे देश भारत की 51 रैंक है। कितनी है? 51। According to annual banking statistics of 2020 released by Swiss National Bank (SNB), the Central Bank of Switzerland, India and Swiss finance 2.55 billion, यानी कि 20,706 करोड़ has been placed at 51 place in the list of foreign client money in Swiss banking during 2020. The UK topped the list with CHF 377 billion followed by US 152 billion डॉलर लगभग। तो इस रैंक में इस लिस्ट में हमारे देश भारत की कौन सी रैंक है? जो स्विस बैंकों में जमा धन के मामलों में हमारे देश भारत की कौन सी रैंक है? 51। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक है यूके की, यूनाइटेड किंगडम। यूके की जो है वो फर्स्ट रैंक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूके की रैंक जो है, फर्स्ट रैंक अगर पूछा जा सकता है तो फर्स्ट रैंक किसकी है? यूके की है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जरूर पढ़ना है। जैसे कंटेंट ने बताया है कि यूके जो है उसकी फर्स्ट रैंक है। और इंडिया की रैंक अगर पूछी जाए तो इंडिया की रैंक है 51। स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे के मामले में भारत न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से आगे था। कौन सा देश? भारत, हमारा देश भारत। और स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा रखे गए फंड 2020 में 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक, यानी कि 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गए हैं, जो 13 वर्षों में उच्चतम स्तर पे हैं।
तो कभी कभी ना ये अमाउंट भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितना अमाउंट है, 2.55 बिलियंस में पूछा जाएगा या फिर जो रुपये हैं उसकी टर्म्स में पूछा जाएगा। रुपये की बात करें तो 20,700 करोड़ कब 2020 में। तो इसीलिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना है जरूर से, ठीक है। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के अनुसार आंकड़े 2006 में लगभग 6.5 बिलियन सीएचएफ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थे, जिसके बाद 2011, 13 और 2017 सहित कुछ वर्षों को छोड़कर यह ज्यादातर नीचे की ओर ही रहा है। बात कर लेते हैं स्विस नेशनल बैंक की। तो स्विस नेशनल बैंक चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी कौन है? थॉमस जे जॉर्डन। कौन है? थॉमस जे जॉर्डन है और इसका हेड ऑफिस है बैर्नी ज्यूरिच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैज टाइड अप विद विच बैंक फॉर बैंक एश्योरेंस। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है? बैंक एश्योरेंस क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि बैंक एश्योरेंस क्या होता है। तो आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है? वो किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ किया है। SBI General Insurance, one of the leading general insurance companies in India, has signed a corporate agency agreement with IDFC First Bank for the distribution of non-life insurance solution. यानी कि भारत में प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने गैर जीवन बीमा समाधान के वितरण के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। किसका टैगलाइन है ये? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का। पिक्चर में मैं बहुत बार आपको टैगलाइन ऐड करके देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं जिससे आपको इजीली याद भी रहे। और इस समझौते के बाद से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाद के डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण के माध्यम से इसके बीमा प्रोडक्ट्स की व्यापक पहुंच होगी। किसकी? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। किस बैंक के साथ किया है बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने? वो किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिशमेंट 2018, एमडी एंड सीईओ वी वैद्यनाथन और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल, पीसी कांडपाल शॉर्ट में बोलेंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और टैगलाइन जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी सुरक्षा और भरोसा दोनों। काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी, सीईओ, एस्टैब्लिश तो सब कुछ याद करना है, इसीलिए मैं स्टार बना देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट के लिए, ठीक है। आपको जरूर से इसको पढ़ना है और याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे योर कॉन्टेक्ट सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो ये पे योर कॉन्टेक्ट जो सेवा है किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? इस सेवा का नाम क्या है? पे योर कॉन्टेक्ट। तो ये शुरू की गई है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू की गई है पे योर कॉन्टेक्ट सर्विस। क्या नाम है? पे योर कॉन्टेक्ट। Then Kotak Mahindra Bank has announced the launch of Pay Your Contact, the new features that enables its customers to send money or make payments to any of their contacts across all payments apps simply by the beneficiary mobile number। यानी कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने एक नई सुविधा, नई सर्विस जिसका नाम है पे योर कॉन्टेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अपने ग्राहक यानी कि कस्टमर्स को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी पेमेंट ऐप में अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को पैसे भेजने या भुगतान यानी कि पेमेंट करने में सक्षम बनाता है। कौन सा ऐप? ये है ये पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस जो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च की है। द पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस इज अवेलेबल ऑन द Lenders mobile banking app and uses the unified payments interface platform। तो पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस जो है वो ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है और यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई का जो फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट होता है यूपीआई का फुल फॉर्म, पूछ लिया जाता है कई बार
इट इज सिंगल क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक एस्टैब्लिशमेंट 2003, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी एंड सीईओ उदय कोटक, एंड टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। इंपॉर्टेंट है टैगलाइन कोटक महिंद्रा बैंक का, लेट्स मेक मनी सिंपल इसका टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैब इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फैब इंडिया ने निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है। तो फैब इंडिया जो एक फैशन कंपनी है, फैब इंडिया ब्रांड है, उसने किसके साथ साझेदारी की है। तो फैब इंडिया ने की है एसबीआई कार्ड के साथ। फैशन ब्रांड है फैब इंडिया। SBI card, the country's second largest credit card issuer, Fab India, a retail platform for a wide range of handcrafted products by the artisans of the country, have joined hands to launch an exclusive co-branded contactless credit card named Fab India SBI card। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता है एसबीआई कार्ड, और देश के कारीगर द्वारा दस्तकारी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए खुदरा मंच यानी कि फैब इंडिया ने फैब इंडिया एसबीआई कार्ड नामक एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की है। क्या नाम है इसका, फैब इंडिया एसबीआई कार्ड। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड जो फैब इंडिया ने और एसबीआई कार्ड ने साझेदारी में लॉन्च किया है। इस पिक्चर में आप दिख रहा है आपको, ये है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड इसका नाम है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। The card is designed with curated benefits and privileges to offer rewarding shopping experience to its premium customers and comes in two variants, Fab India SBI Card Select and Fab India SBI Card। यानी कि जो कार्ड है वो अपने प्रीमियम कस्टमर्स को एक पुरस्कृत खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए क्यूरेटेड लाभों और विशेषाधिकार के साथ डिजाइन किया गया है। ये दो प्रकार में है, एक है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सेलेक्ट और दूसरा है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड। ये दोनों ही इसमें आते हैं। कौन कौन से हैं, फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सेलेक्ट और फैब इंडिया एसबीआई कार्ड, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एसबीआई कार्ड की बात करें तो एमडी सीईओ कौन है, राम मोहन राव अमारा जो है वो एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हैं, और एसबीआई कार्ड फाउंडेड इन अक्टूबर 1998, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा। इससे पहले हमने किसकी बात की थी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, और उसके एमडी सीईओ कौन है, पीसी कांडपाल। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एसबीआई कार्ड की बात हो रही है, वहां पे बात हो रही थी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो उसकी एमडी सीईओ है वो पीसी कांडपाल, और अभी एसबीआई कार्ड की बात हो रही है तो इसके हैं रामा मोहन राव अमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मेनी मिलियन यूएसडी फॉर मिजोरम। यानी कि भारत और विश्व बैंक ने मिजोरम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। किसने किया है, इंडिया यानी कि भारत ने और वर्ल्ड बैंक ने किसके लिए किया है, मिजोरम के लिए किया है। कितना किया है, 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर। The Government of India along with the Government of Mizoram has signed a $32 million loan agreement with World Bank for Mizoram Health System Strengthening Project। यानी कि मिजोरम के सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम की स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ परियोजना मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट जो है, इसको हिंदी में बोलेंगे मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं 32 मिलियन। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि आपको अमाउंट दिया है कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और वर्ल्ड बैंक ने 32 मिलियन डॉलर का जो ऋण समझौता किया है वो किस राज्य के लिए किया है, तो वो किया है मिजोरम के लिए। क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आ सकता है, स्टेट का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। The project aims to improve the management capacity and quality of health services in Mizoram with a focus on the benefit of underserved areas and vulnerable groups। यानी कि परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं आप लोग
PDF डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं, जिसको जो भी लैंग्वेज सुटेबल है उस लैंग्वेज में। ठीक है, बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। फॉर्मेशन जुलाई 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। और मिजोरम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है मिजोरम के? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं P. जोरमथागा। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has recently nominated Raghuram Rajan as part of the 5-member Economic Advisory Council for the state? यानी कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में रघुराम राजन को नामित किया है? कौन है रघुराम राजन? तो रघुराम राजन जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर थे। कौन थे? रघुराम राजन इज द 23rd गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर थे। अभी कौन से गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? अभी जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास अभी 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो रघुराम राजन की बात हो रही है कि रघुराम राजन जो है वो 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, किस स्टेट की 5 मेंबर जो कमेटी बनाई गई है, काउंसिल बनाई गई है, उसमें उनको नामित किया है रघुराम राजन को, जो 23वें गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो वो बनाई गई है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से गवर्नर थे? वो थे 23वें गवर्नर। तमिलनाडु ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट नेम नोबेल लिटरेचर एस्थर डुफ्लो एंड former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan as part of 5-member Economic Advisory Council for the state। ठीक है, किसको किया है? रघुराम राजन को। किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। द अदर मेंबर इन द काउंसिल आर फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेजी एंड फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी S. नारायण। कौन कौन है अदर मेंबर्स है? अरविंद सुब्रमण्यम, जयद्रेज और S. नारायण। ठीक है, जो इस कमेटी में अदर मेंबर्स हैं। टोटल है 5 मेंबर्स इंक्लूडेड रघुराम राजन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। RBI के गवर्नर मैंने आपको बताए हैं वर्तमान में कौन है। वर्तमान में RBI के शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। और 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर अभी कौन कौन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEBI has reconstituted its 4-member takeover panel. Who is the chairman of the panel? यानी कि सेबी ने अपने 4 सदस्यीय टेकओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। और पैनल के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन है? NK सोरी। कौन है? NK सोरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहीं पे देख सकते हैं पिक्चर में। Market regulator SEBI has reconstituted its 4-member takeover panel. The takeover panel looks into the application that seeks the exemption from the mandatory open offer that an acquirer needs to make to money to minority shareholders. SBI had first constituted this takeover panel in November 2007 under the chairmanship of former Bank of Baroda chairman K. Kannan. तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि सेबी, बाजार नियामक सेबी ने अपने 4 सदस्यीय टेकओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। और टेकओवर पैनल उन आवेदनों को देखता है जो अनिवार्य ओपन ऑफर से छूट चाहते हैं और जो एक अधिग्रहणकर्ता को अल्पांश शेयरधारकों को देने की आवश्यकता भी होती है। और सेबी ने डिलाइट इंडिया के MD CEO एन वेंकटरामन को इस टेकओवर पैनल के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है? एन वेंकटरमन को। और सेबी ने सबसे पहले नवंबर 2007 में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन के कन्नन की अध्यक्षता में इस टेकओवर पैनल का गठन किया था।
और इस पैनल के मेंबर्स के नाम मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हैं, आप देख सकते हैं कौन इस पैनल में टोटल मेंबर्स हैं, उनके क्या नाम है और उनका क्या डेजिग्नेशन है। बात कर लेते हैं सेबी की। सेबी फाउंडेड इन 12 अप्रैल 1992, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। और इंडियन एजेंसी जो है सेबी, सेबी के बोर्ड ऑफ इंडिया एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, वो है अजय त्यागी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ इनफ्लोज इन द वर्ल्ड एंड रिसीव डैश इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020, यानी कि भारत दुनिया में अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में डैश प्राप्त किया है। किसने? भारत ने। कितना किया है? क्या पूछा गया है कि जो भारत है वो दुनिया में अंतर्वाह यानी कि 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है ऑन फ्लोज इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, और 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इसने कितना अमाउंट प्राप्त किया है। तो कितना किया है? $64 बिलियन। कितना किया है? $64 बिलियन। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2020 में दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। हमारा देश भारत 2020 में FDI का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, यानी कि एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNCTAD। इंडिया was the 5th largest recipient of FDI foreign direct investment inflows in the world in the 2020, यानी कि द कंट्री रिसीव्ड $64 बिलियन FDI in 2020 which is an increase of 27% over $51 बिलियन इनफ्लोज इन 2019, यानी कि देश ने 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया, जो 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक यानी कि 27% की वृद्धि है। 2019 में कितना था? 51 बिलियन, और 2020 में कितना है? 64 बिलियन। तो यहाँ पे 2020 में पूछा गया है, तो कितना सही आंसर हो जाएगा? $64 बिलियन। China was the second largest recipient with $149 billion FDI. The global FDI flows decreased by 35% in 2020 to $1 trillion from $1.5 trillion in 2019, यानी कि जो चाइना है वो 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, और वैश्विक FDI प्रवाह 2020 में 35% घटकर 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was named a member of a high level advisory group constituted by the World Bank and the IMF, यानी कि विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य किसे नामित किया गया था? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? आंसर तो इसमें मेंशन है तो कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा मोंटेक सिंह आलूवालिया। The former deputy chairman of the planning commission Montek Singh Ahluwalia was the member of high level advisory group formed by the World Bank and IMF। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है मोंटेक सिंह आलूवालिया, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष है मोंटेक सिंह आलूवालिया, और विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य इनको नामित किया गया था। किनको? मोंटेक सिंह आलूवालिया को। द ग्रुप विल बी जॉइंटली लीड बाय मैरी पैकनिस्टू, साइक्ली पैराबाजू एंड लॉर्ड निकोलस टर्न। द ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन द फेस ऑफ ड्यूअल क्राइसिस पोस्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पर्चबाइसिग्योलू और लॉर्ड निकोलसन करेंगे। समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था।
जो मारी पांगेस्टू हैं वो मीन्स द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर डेवेलू। किसके हैं? डेवेलू के एमडी हैं, इनका नाम है मारी पांगेस्टू। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो क्या है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम? उसका नाम है इंडस इजी क्रेडिट। जो इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है इंडस इजी क्रेडिट। IndusInd Bank announced the launch of Indus Easy Credit, a comprehensive digital lending platform that enables customers to meet their financial requirements from the comfort of their homes। यानी कि IndusInd Bank ने Indus Easy Credit लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एक व्यापक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहक को उनके घर के आराम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। यानी कि जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर्स की, उनको इजीली पूरा करने के कैपेबल या एनेबल बनाता है। क्या? इंडसइंड बैंक ने जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? इंडस इजी क्रेडिट। और with the both existing as well as non-IndusInd Bank customer can instantly avail of personal loan of credit cards on a single platform in a completely paperless and digital manner। यानी कि इसके साथ ही मौजूदा और साथ ही गैर इंडसइंड बैंक ग्राहक दोनों पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल तरीके से एक ही मंच पर व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर से देख लीजिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? सुमंत कटपालिया। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और फाउंडर है एसपी हिंदुजा। फाउंडेड इन अप्रैल 1994 इन मुंबई। इंडसइंड बैंक की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द बैंक, बहुत ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC CSL हैज लॉन्च्ड ए प्रीपेड गिफ्ट कार्ड इन एसोसिएशन विद विच बैंक। यानी कि LIC CSL ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है IDBI बैंक के। LIC CSL ने IDBI बैंक के सहयोग से एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। क्या नाम है उस गिफ्ट कार्ड का? शगुन। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, डिफरेंट तरीके से अगर पूछा जा सकता है तो वो ये है कि LIC CSL ने IDBI बैंक के सहयोग से कौन सा गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? शगुन। LIC कार्ड सर्विसेज। LIC CSL हैज लॉन्च्ड ए कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन इन कोलैबोरेशन विद IDBI बैंक ऑन द रूपे प्लेटफॉर्म। किस प्लेटफॉर्म पे? रूपे प्लेटफॉर्म पे। क्या नाम है उस कार्ड का? गिफ्ट कार्ड का? गिफ्ट कार्ड का नाम है शगुन, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। इस गिफ्ट कार्ड का नाम क्या है? शगुन है। तो क्वेश्चन गिफ्ट कार्ड का नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लेना, ठीक है। The purpose of this card is to expand the gift card market with an intent to promote cashless way of gifting and present a wide range of end-use choices and in a future foray into the market of e-gift cards। यानी कि इस कार्ड का उद्देश्य उपहार देने के कैशलेस तरीकों को बढ़ावा देने के इरादे से गिफ्ट कार्ड बाजार का विस्तार करना और अंत उपयोग विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करना और भविष्य में ई गिफ्ट कार्ड के बाजार में प्रवेश करना है। किसका उद्देश्य बताया गया है? जो IDBI बैंक और LIC CSL के सहयोग से शगुन गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। NPCI partnered with LIC CSL and IDBI Bank for the launch of the Sagun gift card on Rupee network। यानी कि रूपे नेटवर्क पर सगुन गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI ने LIC CSL और IDBI बैंक के साथ भागीदारी की है। The Sagun gift card offers customization in the form of flexible loading of any amount ranging from ₹500 to ₹1,000 or 10,000। With this card, the customers can perform multiple transactions within the validity of 3 years। यानी कि सगुन गिफ्ट कार्ड के जरिए 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की किसी भी राशि के लचीले लोडिंग के रूप में अनुकूलन प्रदान करता है और इस कार्ड से ग्राहक 3 साल की वैधता के भीतर
कई लेन देन कर सकते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? शगुन गिफ्ट कार्ड के। बात कर लेते हैं यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के। आईडीबीआई बैंक के सीईओ है राकेश शर्मा और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। किसका? आईडीबीआई बैंक का। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीस बजटरी सपोर्ट फॉर इनोवेशंस, यानी कि रक्षा मंत्री ने नवाचारों के लिए कितने करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी दी है? ₹499 करोड़, 499 करोड़ रुपीज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द बजटरी सपोर्ट ऑफ ₹498.8 करोड़ फॉर IDX-DO। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है IDX एंड DO का, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। जो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा ये अमाउंट हो जाएगा 499 crore rupees. The fund will be used to provide financial support to nearly 300 startups, micro, small and medium enterprises, MSMEs and individual innovators with the large goal of ensuring self-reliance in the defense sector. यानी कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के साथ लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैक लॉन्च्ड बाय आईसीआईसी बैंक फॉर कॉर्पोरेट्स, यानी कि आईसीआईसी बैंक ने कॉर्पोरेट्स के लिए स्टैक लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आईसीआईसी बैंक ने जो कॉर्पोरेट के लिए स्टैक लॉन्च किया है उसका नाम है आईसीआईसी स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। तो आईसीआईसी बैंक ने कॉर्पोरेट्स के लिए स्टैक लॉन्च किया, उसका क्या नाम रखा है? उसका नाम है आईसीआईसी स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। ICICI Bank has announced the launch of ICICI Stack for Corporates, a comprehensive set of digital banking solutions for corporates and their entire ecosystem, including promoters, group companies, employers, dealers, vendors, and all other stakeholders. यानी कि ICICI Bank ने कॉर्पोरेट के लिए ICICI Stack लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कॉर्पोरेट्स, प्रमोटर्स, समूह कंपनियों और कर्मचारियों, डीलर, विक्रेताओं और अन्य सभी हितधारकों को सहित उनके पूरे इकोसिस्टम के लिए डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस का एक व्यापक सेट है। किनके लिए लॉन्च किया है ये आईसीआईसी बैंक ने? आईसीआईसी बैंक ने फॉर कॉर्पोरेट्स और प्रमोटर्स को एक ग्रुप के लिए लॉन्च किया है। इसका नाम है आईसीआईसी स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। द वाइड रेंज ऑफ 360 डिग्री सॉल्यूशंस enables corporates to seamlessly meet all banking requirements of their ecosystem in an expeditious and frictionless manner। यानी कि 360 डिग्री समाधानों की विस्तृत श्रृंखला कॉर्पोरेट्स को अपने पारिस्थितिक तंत्र की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को त्वरित और घर्षण रहित तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाती है। कॉर्पोरेट के लिए स्टैक के जो 4 मेन पिलर्स हैं वो मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, आप लोग इनको इजीली पढ़ सकते हैं दोनों में ही लैंग्वेज में। फर्स्ट है डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर कंपनीज, सेकंड है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर चैनल्स, पार्टनर, डीलर एंड वेंडर्स, थर्ड है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर एम्प्लॉय, फोर्थ है क्यूरेटेड सर्विसेज फॉर प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड सिग्नेचर्स। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको फिर बोलती हूँ, एमडी सीईओ एंड टैगलाइन एंड हेडक्वार्टर किसी भी बैंक का जरूर से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company has got approval from regulator IRDAI to start insurance broking, यानी कि किस कंपनी को बीमा ब्रोकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDAI से मंजूरी मिली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस कंपनी को मिली है? वो मिली है पॉलिसी बाजार को। किसको मिली है? पॉलिसी बाजार इज द राइट आंसर। तो पॉलिसी बाजार हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटर IRDAI टू अंडरटेक इंश्योरेंस broking, a development that will help the company augment business and expand its bucket of services। यानी कि पॉलिसी बाजार को बीमा ब्रोकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDAI से मंजूरी मिल गई है। एक ऐसा
विकास जो कंपनी को कारोबार को बढ़ाने और अपनी सेवाओं के बुके का विस्तार करने में मदद भी करेगा। किस कंपनी को मिली है? ये मिला है पॉलिसी बाजार को। विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी विल सरेंडर इट्स वेब एग्रीगेटर लाइसेंस टू द IRDAI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म है किसका? IRDAI का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अंडरटेक बिजनेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एग्रीगेशन अंडर द ब्रोकिंग अम्ब्रेला। यानी कि इस विकास के साथ कंपनी अपने वेब एग्रीगेटर लाइसेंस को IRDAI को सौंप देगी और ब्रोकिंग छतरी के तहत बीमा एकत्रीकरण सहित व्यवसाय करेगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। बात कर लेते हैं पॉलिसी बाजार की। पॉलिसी बाजार के CEO कौन है? यशिश दहिया। और इसका स्थापना कब हुई थी? जून 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है पॉलिसी बाजार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलियन USD लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय ADB एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड द रोड नेटवर्क इन तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु ADB और भारत सरकार ने कितने मिलियन USD का ऋण समझौता किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना किया है? $484 मिलियन। The Asian Development Bank and the Government of India have signed $484 million loan to improve transport connectivity and facilitate industrial development in the Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor in Tamil Nadu। यानी कि ADB और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए 484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस किस के बीच हुआ है? ये हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड किस चीज के लिए हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अबाउट द 590 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे इन द CKIC इन्फ्लुएंस एरियाज विल अपग्रेड द कवर 23 ऑफ द 32 डिस्ट्रिक्ट्स बिटवीन चेन्नई एंड कन्याकुमारी। यानी कि CKIC जो हमने बात करी है चेन्नई कन्याकुमारी कॉरिडोर की, उसका शॉर्ट में है CKIC। प्रभाव क्षेत्रों में लगभग 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा, जो चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच 32 जिलों में से 23 को कवर करता है। और CKIC इज अ पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया विच स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। और ECEC कनेक्ट्स इंडिया टू प्रोडक्शन नेटवर्क्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। बात कर लेते हैं यहाँ पे ADB की। तो ADB इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1966। कब एस्टैब्लिश हुआ था ADB? ये हुआ था 1966 में। और मेंबर कंट्री कितनी है ADB की? ADB की 68। एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 मेंबर कंट्रीज हैं। 49 मेंबर्स आर फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मनीला, फिलीपींस, मार्लिंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है अभी ADB के? प्रेसिडेंट है मासुगु अस्कावा, इसके प्रेसिडेंट हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड बाय फेडरल बैंक फॉर ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि फेडरल बैंक ने ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को सूचीबद्ध किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस कंपनी को किया है? वो किया है इन्फोसिस को। क्या सही आंसर हो जाएगा? इन्फोसिस। Federal Bank has expanded its strategic collaboration with Oracle and Infosys to offer an enhanced customer experience through Oracle CX। यानी कि CX क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। तो Oracle ने CX प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर कस्टमर अनुभव प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक ने Oracle और Infosys के साथ अपने रणनीतिक सहयोग का विस्तार किया है। The collaboration will focus on creating a comprehensive integrated CRM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सॉल्यूशंस, मैनेजमेंट सॉल्यूशंस अक्रॉस मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज एंड सोशल लिसनिंग टू स्ट्रेंथन फेडरल बैंक ऑपरेशंस एंड टू डिलीवर कनेक्टेड, डेटा ड्राइवन एंड इंटेलिजेंट कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल टच पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जरूर से देखना है वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके।
बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर है इसका आलुवा, केरला में। किसका? फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक का टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, जो मैंने आपको पिक्चर में मेंशन कराया है। पिक्चर आप जरूर से देखिए, पिक्चर में बहुत सी पिक्चरों में टैगलाइन जो है और इंक्लूड करके लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू डैश टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक व्हिच विल टेक ओवर द ट्रबल्ड पीएमसी बैंक। यानी कि आरबीआई ने एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए डैश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जो संकटग्रस्त पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा। तो किसको दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किसने दी है? आरबीआई ने। आरबीआई ने किस स्मॉल बैंक को स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जो पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा या पीएमसी बैंक को जो विल टेक ओवर करेगा। तो वो क्या है? वो है सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या है? सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज इज द राइट आंसर। The Reserve Bank of India has given in principle approval to Centrum Financial Services Limited (CFSL) to set up a small finance bank which will take over a beleaguered Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. Short में बोलेंगे PMC. It will get 120 days to commence operations. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? PMC बैंक की। तो आरबीआई ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को, एक जो छोटा वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा, इसको टेक ओवर करेगा और इसे संचालन शुरू करने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा। किसको? वो मिलेगा सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को। The amalgamation with PMC Bank is separate process that would involve notification of the scheme by the government। यानी कि PMC बैंक के साथ समामेलन एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें सरकार के द्वारा योजना की अधिसूचना शामिल होगी। द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनर वुड पुट ₹900 crore which will be used for starting the business and acquiring PMC Bank. The second round of equity funding of ₹900 crore will happen in the following year। यानी कि पहले साल जो साझेदार 900 करोड़ रुपए लगाएंगे, जिसका इस्तेमाल कारोबार शुरू करने और पीएमसी बैंक के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा, और 900 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग का दूसरा दौर अगले साल होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएमसी बैंक की। एट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक, क्या नाम है उनका? AK दीक्षित। फाउंडेड इन 1984। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। किसकी बात हो रही है? पीएमसी बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अलाउड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFCs विद एसेट साइज फॉर मोर देन डैश टू रिकवर ड्यूज यूजिंग द सरफासी एक्ट। यानी कि SARFAESI एक्ट। वित्त मंत्रालय ने डैश से अधिक संपत्ति आकार वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC को SARFAESI कानून का उपयोग करके बकाया वसूलने की अनुमति दी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति आकार वाले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को SARFAESI कानून का उपयोग करके बकाया वसूल करने की अनुमति दी है। तो कितने करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के आकार वाली वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है? तो वो क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति आकार वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC को SARFAESI कानून का उपयोग करके बकाया वसूल करने की अनुमति दी है। किसने? द फाइनेंस मिनिस्ट्री। Ministry of Finance has allowed housing finance companies with asset size of over ₹100 crore to recover the dues using SARFAESI law. That this move is expected to be shot in the arm of thousands of small HFCs, as it will facilitate quick recovery of dues and encourage these companies to lend more। यानी कि वित्त मंत्रालय ने SARFAESI कानून का उपयोग करके बकाया राशि की वसूली के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ आवास वित्त कंपनियों को अनुमति दी है। इस कदम से हजारों छोटे HFC के लिए एक शॉट होने की उम्मीद है, क्योंकि यह बकाया राशि की त्वरित वसूली की सुविधा भी प्रदान करेगा और इन कंपनियों को और अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तो अमाउंट याद रखिएगा, कितना है? 100 करोड़ रुपीज।
Earlier, HFCs, the asset over rupees 500 crore were allowed to use as their FSI law to recover dues. Currently, there are nearly 100 HFCs that are registered with NHB. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर, यानी कि सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत की रैंक क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत की सेकंड रैंक है। हमारे देश भारत की इसमें कौन सी रैंक है? सेकंड। The Reserve Bank of India was second in term of reserves transferred to the government as a percentage of GDP for the fiscal year 2021. Turkey has been ranked first. यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जीडीपी के परसेंटेज के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में आरबीआई दूसरे स्थान पर था, जबकि जो टर्की है वो पहले स्थान पर है। RBI has transferred rupees 99,122 crore surplus to the government for financial year 2021, which is 73% higher than the rupees 57,128 crore paid out in 2019-20. The surplus transferred by RBI constitutes 0.44% of GDP, while that of the Central Bank of the Republic of Turkey constitutes 0.5% of GDP. तो कितना है यहाँ पर? टर्की की बात करें तो टर्की का कितना है जीडीपी का? 0.5%। और हमारा कितना है हमारे देश भारत में? 0.44%। नेक्स्ट है, मूडी हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ फॉर 2021 एट व्हाट परसेंट, यानी कि मूडीज ने 2021 के लिए भारत के विकास का अनुमान कितने परसेंट लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना लगाया है? 9.6% लगाया है मूडीज ने। मूडीज ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को इससे पहले के अनुमान 13.9% से घटाकर 9.6% कर दिया है, और कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? मूडीज ने। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया कोविड-19 की दूसरी लहर के आर्थिक झटके पिछले साल की तरह गंभीर नहीं होंगे। इस शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने यह भी कहा है कि उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक बताते हैं कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। यानी कि इन इट्स रिपोर्ट टाइटल मैक्रोइकोनॉमिक्स इंडिया इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम सेकेंड कोविड वेव विल नॉट बी एज सॉफ्ट एज लास्ट ईयर्स, मूडी सेड हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमी इंडिकेटर्स सो दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन हिट इंडियाज इकोनॉमी इन अप्रैल एंड मई। तो अभी कितना लगाया है मूडीज ने? अभी लगाया है 9.6%। CII has projected India's financial year 2022 GDP growth for financial year 21-22 at what percent, यानी कि CII ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी वृद्धि को कितने परसेंट पर अनुमानित किया है? वो किया है 9.5% पर। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने has estimated the GDP of India has grown India to grow at 9.5% in the current financial year. Financial year 2021-22, this will take the GDP to level is slightly higher than financial year 20. नेक्स्ट है, विच बिल फीचर हैज बीन एडेड बाय आरबीआई इन भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम में आरबीआई ने कौन सा नया फीचर ऐड किया है? वो कौन सा किया है? मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज। किसमें किया है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम में आरबीआई ने। According to RBI, the scope of Bharat Bill Payment System will be expanded by August 31 this year by adding mobile prepaid recharge as a bill category. BBPS is an Interpol platform for recurring bill payments operated by the National Payment Corporation of India. In May, 213.59 million bill payment transactions were carried out through the BBPS channel. BBPS was started in 2014 as a platform for repetitive bill payments. यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई के एमडी दिल्ली पसबे हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडेड इन 2008। तो इम्पोर्टेंट है एनपीसीआई के बारे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
और आप लोग इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि हमारे जून मंथ के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।